नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं पढ़ना पढ़ाना के इस YouTube चैनल पर। नागरिकता से संबंधित आज का हमारा ये आखिरी वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हैं एक तो NRI, दूसरा PIO, तीसरा OCI। जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है। क्या है NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी प्रवासी भारतीय। आप देखो हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी पूरा सप्ताह मनाते हैं जनवरी का। जिस तारीख को गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे अपनी वकालत खत्म करके, तब से उन्हीं की जो है रिमेम्बरेंस में यानी उन्हीं की याद में हम लोग जो है भारतीय प्रवासी सप्ताह मनाते हैं और हर साल उसका जो है आयोजन होता है। कभी बनारस में, अलग विभिन्न शहरों में उसका आयोजन होता है। PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन क्या होता है, क्या चीज है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या होता है। साथ ही साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को भी यहीं पर कंसीडर करते हुए चलेंगे और इसी के साथ नागरिकता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम समझें कि NRI या PIO या OCI ये क्या चीज है। तो बहुत पहले एक मूवी आपने देखी होगी, अंजलि या सिमरन, और उसमें हीरो होते हैं शाहरुख खान जी और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मूवी का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें जो अमरीश पुरी जी होते हैं यानी काजोल के पिताजी, सिमरन के पिताजी, वो लंदन में रह रहे होते हैं और वहां पर एक मशहूर सा गाना बजता है कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए, है ना। तो उन कड़ियों से इस चीज को जोड़ते हुए NRI, PIO और OCI, अगर ऐसे आप समझोगे तो अभी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। हुआ क्या कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कभी भारत का नागरिक रहा हो और वर्तमान में वो भारत का नागरिक ना हो, यानी वर्तमान में वो भारत का नागरिक नहीं है, कहीं अब्रॉड यानी भारत को छोड़ करके कहीं बाहर रहता है। बाहर का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और म्यांमार, इन देशों को छोड़ करके कहीं पर भी रहता हो। मैं तब ये बात कर रहा हूं जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 हमारे यहां नहीं आया है। तो इसके अलावा कहीं पर भी रहता हो, यूरोप के किसी देश में राष्ट्र में रहता हो, अमेरिका के किसी राष्ट्र में रहता हो, कनाडा में कहीं रहता हो, रसिया में कहीं रहता हो, ऑस्ट्रेलिया में कहीं रहता हो, है ना, साउथ अफ्रीका में कहीं रहता हो, और वो व्यक्ति कभी ना कभी जो है भारत का नागरिक रहा हो, या उसके पेरेंट्स या उसके पितामह, माता पिता में कोई या फिर पितामह में से कोई भारत का नागरिक रहा हो और वर्तमान में वो भारत का नागरिक ना होकर के किसी अन्य देश का नागरिक है, तो ऐसे व्यक्तियों में जो ब्लड रिलेशन होता है ना भारत का, अपनी माटी अपना देश, वो बना रहता है। इस ब्लड रिलेशन को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए थे, इस पर एक कमेटी, एक हाई पैनल कमेटी का गठन होता है सन 2000 में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऐसी एक कमेटी का गठन करता है और उस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं सिंघवी साहब, और उनसे रिपोर्ट मांगी जाती कि क्या उचित कदम हम इन ऐसे व्यक्तियों के लिए उठा सकते हैं या किस तरह इनको हम भारत के साथ अपने संबंध इनके अच्छे से स्थापित किए जा सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भारत से कैसे रखा जा सकता है, इन सारे विषयों पर वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। खैर,
तो पहले होता ये था कि हमारे यहाँ एक पीआईओ या फिर एक ओसीआई यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, कोई व्यक्ति ऐसा है जो इंडियन ऑरिजिन का व्यक्ति है और बाहर कहीं रह रहा है, दूसरे देश का उसके पास नागरिकता है। या एक दूसरी चीज है ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे व्यक्ति को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के तहत नागरिकता देने की बात कही गई। या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन यानी पीआईओ कार्ड के रूप में उन्हें एक कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता था, या ओसीआई का एक कार्ड जो है उन्हें आवंटित हो जाता था, आवेदन करते थे उन्हें ओसीआई का कार्ड मिल जाता था। इस तरह वो भारत के साथ अपने नागरिक के संबंध स्थापित कर लेते थे। किंतु इस तरह से जो प्राप्त हुई नागरिकता थे उसमें जो है कुछ चीजें वो व्यक्ति यहाँ क्लेम नहीं कर सकता, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी, वोटिंग राइट, है ना, वोटिंग लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखा सकता। इसके अलावा किसी भी सरकारी पद पर नहीं रह सकता। इसके अलावा को राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, राजनीतिक अधिकार उसको नहीं मिलेंगे। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता, हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। इस तरह के जो है कुछ लिमिटेशंस के साथ उसको भारत का नागरिक मान लिया जाता था। तो दो तरह की ऐसे लोगों को दो तरह के कार्ड हमारे यहाँ इश्यू होते थे, एक पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और दूसरा ऑरिजिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वो प्रोवाइड करती थी। और व्यक्ति क्या कहलाएगा? व्यक्ति कहलाएगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अमेरिका में वो ऐसी एक चीज बोल देते हैं कि हम ऐसे नागरिकों के लिए बहुत जल्द कोई उचित कदम उठाएंगे। और देखते ही देखते जो पीआईओ है और जो ओसीआई है उसको मर्ज कर दिया जाता है। यानी पहले अगर आपको पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन का कार्ड धारक है आप, तो इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशन थी। अगर आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड मिला हुआ है तो इसके लिए कुछ और शर्तें थी। यानी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो या इसके लिए। अगर इसके लिए आप आवेदन करते हो तो कुछ योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। अगर इसके लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको कुछ योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दोनों में से जो कार्ड के लिए आप अप्लाई करोगे उसके वो आपको दे देगी। अच्छा, 2014 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी अब सिर्फ एक ही कार्ड हमारे यहाँ वो धारक होंगे, कौन से? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी पीआईओ को मर्ज कर दिया गया ओसीआई में, क्योंकि इनको कुछ ज्यादा, जैसे लाइफ लॉन्ग आपको भारत आना जाना है तो आप जीवन भर आइए जाइए, आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है। कोतवाली जा करके आपको जैसे 180 दिनों तक रहना है तो 180 दिन या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड में तक आपको भारत में रहना है तो लोकल थाने में जाकर के आपको सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कुछ प्रिविलेजेस आपको मिल जाते हैं अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ एनआरआई का। तो आप जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या लोग होते हैं ये और क्या वो योग्यताएं हैं और किनको मिलेगा, कितनी फीस है, कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक एनआरआई कौन लोग होंगे। तो एनआरआई सिंपल, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके पास भारत से बाहर रह रहा है, ये कोई वो व्यक्ति हो सकता है जो भारत से बाहर रह रहा है, भारत से बाहर रह रहा है और भारत का पासपोर्ट इसके पास है, भारत का पासपोर्ट, भारत का पासपोर्ट ये रखता है अपने पास, तो ऐसा व्यक्ति कहलाएगा हमारे यहाँ एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी प्रवासी भारतीय।
ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन हो सकता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई या फिर पितामह में से कोई, पितामह में से कोई, पितामह भारत के नागरिक रहे, भारत के नागरिक रहे हों, नागरिक रहे हों कब? 26 जनवरी 1950, यानी एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट या कंसेंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के लागू होने के समय वो भारत के नागरिक रहे हों या उसके बाद कभी भारत के नागरिक रहे हों, लेकिन वर्तमान में वो भारत के नागरिक ना रह करके किसी अन्य देश के नागरिक हैं। कभी इनके माता पिता या पितामह में से कोई भारत का इस समय तक नागरिक रहा हो, या 1947 के बाद भारत क्षेत्र के में वो अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, यानी भारत के नागरिक बनने की योग्यता रखते हो। संविधान लागू होते समय वो भारत का नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता रखते हो, लेकिन वर्तमान में भारत के नागरिक ना हो, किसी अन्य देश के नागरिक हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर अब ये PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड पाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होंगी? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होगा? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ा चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में जाकर के देखिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत OCI कार्ड धारक, OCI कार्ड धारक हो, ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ कहलाएगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे व्यक्ति को वीजा की आवश्यकता है? नो। ऐसे व्यक्ति को वीजा की आवश्यकता है? यस। ऐसे व्यक्ति को वीजा की आवश्यकता है भारत घूमने के लिए? नो। लाइफ लॉन्ग कभी भी भारत आए घूमने कोई वीजा की आवश्यकता नहीं है अगर उसके पास OCI कार्ड है, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अगर उस व्यक्ति के पास है तो भारत में आते समय उसको वीजा की आवश्यकता एटलीस्ट नहीं। भारत में अगर 180 दिनों से ज्यादा रहना चाहता है तो लोकल थाने में जाकर के सूचना देने की आवश्यकता उसको नहीं है। कुछ कार्यों को छोड़ करके बाकी सारे काम भारत में वो कर सकता है, जैसे शोध से संबंधित कोई काम नहीं कर सकता है ना, तो ऐसे काम करने के लिए उस कर सकता है, लेकिन ऐसे काम करने के लिए उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे शोध से संबंधित कोई काम आकर के वो भारत में करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से स्पेशल कंडीशन मिलेगी। कुछ 2-4 कामों को छोड़ करके बाकी सारे काम ऐसे व्यक्ति भारत आकर के कर सकते हैं। प्रतिबंधित कार्य नहीं कर सकते, बाकी सारे कार्य कर सकते हैं। कोई स्पेशल जो है बस कोई अधिकार नहीं मिलेगा, जैसे राइट टू इक्वालिटी नहीं मिलेगा, राइट टू अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, है ना, पॉलिटिकल राइट आपको नहीं मिलेगा, है ना। कुछ चीजें हैं, कुछ फायदा है, कुछ फायदा नहीं भी। कितनी फीस लगती है? अगर हमको मान लो कि हम बाहर रह रहे, कनाडा में रह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमको OCI इशू हो जाए, यानी OCI कार्ड मिल जाए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हमको मिल जाए, तो हमको कितनी फीस देनी पड़ेगी आवेदन करते समय? तो बहुत ध्यान से इसको $275 कितना? $275 ऑनलाइन आप फॉर्म जो है आवेदन कर सकते हैं और आपको $275 पे करने पड़ेंगे। अगर आपको, अब तो ये 2014 में मर्ज कर दिया गया है तो कोई अलग, पहले इसकी फीस अलग थी, इसकी फीस अलग थी। अगर PIO का आपको कार्ड पाना है तो आपकी फीस अलग पड़ेगी, अगर OCI को आपका कार्ड पाना है तो आपकी फीस अलग लगेगी। लेकिन 2014 में दोनों मर्ज हो गए तो अब एक ही कंडीशन फुलफिल होगी। तो कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी अगर आप जो है इसमें से कोई कार्ड पाना चाहते हैं आवेदन करते समय? तो बताया $275, $275
या जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं तो इसके इक्विवेलेंट वहां की लोकल करेंसी, इसके इक्विवेलेंट वहां की लोकल करेंसी यानी इसके समानांतर आपको वहां की लोकल करेंसी के रूप में आपको फी पे करनी पड़ेगी आवेदन करते समय। अगर भारत में आप ये आवेदन कर रहे हैं भारत में, तो ये फीस भारत में आपको 15,000 रुपए पे करनी पड़ेगी अगर आप ऐसा कार्ड पाना चाहते हैं। दैट इज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अगर आप पाना चाहते हैं तो आवेदन करते समय आपको 15,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। कहां पर आवेदन करेंगे? तो हमारे यहाँ एक बॉडी है FRRO यानी फॉरेनर रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, जो भी आपका जुरिडिक्शन लगता होगा उस रीजनल ऑफिस में आप आकर के आवेदन कर सकते हैं। किन देशों के लोग जो है ये आवेदन नहीं कर सकते, किन देशों को हम ऐसी नागरिकता नहीं प्रदान करेंगे? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि ये कभी भारत का ही हिस्सा था और 1947 के बाद ये विभाजित हुआ, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को हम ऐसी नागरिकता प्रदान नहीं, यानी ऐसे लोग ऐसे कार्ड पाने के लिए, ऐसी सिटीजनशिप पाने के लिए वो आवेदन करने योग्य नहीं है, आवेदन वो नहीं कर सकते, मान्य नहीं, ऐसे लोग आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है हमारा पीआईओ ओसीआई 2014 में पीआईओ को ओसीआई में जो है मर्ज कर दिया गया। कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस आपको मिल जाते हैं, लाइफ लॉन्ग भारत आने जाने का आपका रास्ता खुल जाता है, ऐसी कुछ भारत में कोई भी चीज मतलब कार्य एक्टिविटीज, लीगल एक्टिविटीज करने का आपको राइट मिल जाता है। कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, जैसे शोध से संबंधित काम नहीं कर सकते, पर्वतारोही कोई काम नहीं कर सकते, कुछ प्रतिबंधित कार्य नहीं कर सकते, दो चार बाकी लगभग एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। अगर ऐसे भी कार्य आपको करना है, कोई शोध करना है, तो आपको कोई विशेष परमिशन, विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और ओसीआई 2014 में ये दोनों मर्ज कर दिए गए हैं, यानी अब हमारे यहाँ दो डिवीजन है, अब एक ही डिवीजन है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की वो ले सकता है कार्ड, उसको मिल जाएगा जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है नागरिकता उसको मिलेगी। तो अब देख लेते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा। अच्छे पाने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है ना, क्योंकि जो लोग नॉर्मली आए होंगे वीडियो देखेंगे वो चले जाएंगे, है ना अब तक, लेकिन जो लोग सीरियस कैंडिडेट होगा वो अभी रुका होगा। क्यों? क्योंकि अब हम बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं। क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अगर इस अधिनियम की पृष्ठभूमि की बात करें तो ये 2016 में ही लोकसभा में आ गया था और उसके बाद जो है 7 जनवरी 2000, उसके बाद ये बिल चला गया किसके पास? संयुक्त समिति के पास, जांच करने के लिए कि बिल सही है कि नहीं है। उसने अपनी रिकमेंडेशन दी और उसने अपने जो रिकमेंडेशन है बिल वगैरह के सारी चीजें जांच करके 7 जनवरी 2019 को पुनः लोकसभा में ये बिल दे दिया। चूंकि 16वीं लोकसभा उस समय स्थगित हो गई तो उसी के साथ ये बिल भी खत्म हो गया और पुनः ये बिल जो है हमारे यहाँ 2017वीं लोकसभा जब हमारे यहाँ आती है तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी दिसंबर में 9 दिसंबर
2019 को ये लोकसभा में पारित हो जाता है, ये बिल क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। और 11 दिसंबर को राज्यसभा में भी पारित हो जाता है, राज्यसभा में भी पारित हो जाता है, पारित हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति इस पर साइन कर देता है और यह अध्यादेश अधिनियम के रूप में आ जाता है और कहलाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। असल में हमारे यहाँ एक टर्म है अवैध प्रवासी। तो अवैध प्रवासी से संबंधित हमारे यहाँ जो कानून था वो एक तो 1942 का अधिनियम है और दूसरा फॉरेनर एक्ट 1920, एक 1920। ये दो ऐसे एक्ट थे जो ऐसे अवैध प्रवासियों को आइडेंटिफाइड करके या इनको जेल भेज सकते थे या फिर इनको जो है अपने देश वापस यानी पुनर्वासित करने का भी विकल्प यहाँ पर रखा गया था, अवैध प्रवासियों को बाहर करने का रास्ता, यानी इनको हमारे यहाँ नागरिकता नहीं मिल सकती थी। अगर आप अवैध प्रवासी हैं तो आपको हमारे यहाँ नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती, नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती। आप लोग आवेदन ही नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ाया ना कि पंजीकरण के द्वारा या नेचुरलाइजेशन के द्वारा, प्रकटीकरण के द्वारा या रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तो आप आवेदन ही नहीं कर सकते अगर आप हमारे यहाँ अवैध प्रवासी हैं, है ना। ओके, अवैध प्रवासी किससे कहा गया, अवैध प्रवासी हमारे यहाँ किसको माना गया कि आप अवैध प्रवासी माने जाएंगे? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर दस्तावेज के साथ भारत ना आया, यानी उसके पास वीजा ना हो, पासपोर्ट ना हो, या मान लीजिए कि उसके पास वीजा, पासपोर्ट या दस्तावेज वगैरह हैं, लेकिन जितने समय के लिए वो आया है उस समय से ज्यादा हमारे यहाँ निवास कर जाता है बिना बताए, तो भी हम आपको क्या मानेंगे, अवैध प्रवासी मानेंगे। तो इस तरह हमारे यहाँ अवैध प्रवासी की आइडेंटिफिकेशन किया गया कि हम किसे अवैध प्रवासी मानेंगे। या तो आप प्रॉपर दस्तावेज के साथ नहीं आए हैं, और अगर आए हैं तो जितने दिनों के लिए आए हैं उससे ज्यादा आप यहाँ निवास कर जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ अवैध प्रवासी माने जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को जेल या नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार हमारे यहाँ नहीं, पंजीकरण के द्वारा, प्रकटीकरण के द्वारा भी उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। अब आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्या आता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 करता क्या है? तो ये हमारे यहाँ अवैध प्रवासियों को नागरिकता देगा, लेकिन कैसे अवैध प्रवासी, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। यानी अभी तक हमारे यहाँ नागरिकता नहीं मिल सकती थी, अब इसने कहा कि अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान इन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यक है, धार्मिक अल्पसंख्यक का मतलब कि आप हिंदू हैं, आप बौद्ध हैं, आप ईसाई हैं, आप सिख हैं, आप पारसी हैं, आप जैन हैं। 6 धर्मों को यहां कंसीडर किया गया। कौन कौन सा? हिंदू, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी और जैन। अगर आप इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं,
आप इन देशों में इन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, यानी वहां पर आप धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। कहां पर? पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में आप वहां पर शोषित हैं और आप अवैध तरीके से ठिकाना ढूंढते ढूंढते भारत आ गए हैं, किंतु आपके आने का समय 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले आप भारत आ गए हैं, तो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आप भारत आए हैं और अवैध प्रवासी के रूप में हमारे यहाँ रह रहे हैं। कहां से आप आए हैं? या तो पाकिस्तान से, या तो बांग्लादेश से, या तो अफगानिस्तान से। और आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? आप या तो हिंदू हैं, या तो बौद्ध हैं, या तो ईसाई हैं, या तो सिख हैं, या तो पारसी हैं, या तो जैन हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे अवैध प्रवासी को ये अधिनियम नागरिकता दे देगा, यानी नागरिकता प्राप्त कर सकता है ऐसा अवैध प्रवासी, अगर वो इस समुदाय से बिलोंग करता हो और इन देशों से हमारे यहाँ आ गया हो और अवैध प्रवासी के रूप में हमारे यहाँ रह रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति अगर 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत आ गया है, तो उसको ये अधिनियम नागरिकता प्रदान कर देगा। क्या कर देगा? प्रदान कर देगा। वो व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा या नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता गेन कर सकता है, नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी ऐसे अवैध प्रवासी को यह अधिनियम नागरिकता दे देगा। ठीक है, नागरिकता दे देगा। ओके, यहां तक बात ठीक है, दे दिया नागरिकता, मिल गई नागरिकता। पंजी एक खास बात, एक चीज और इस अधिनियम ने की, आप देखो कि आपको अगर भारत की नागरिकता चाहिए थी तो 14 वर्षों तक आपको भारत में निवास करना होता था, है ना, पंजीकरण के द्वारा, है ना। और इसमें से 11 वर्षों तक आपका वो निकलना चाहिए यहाँ पर रहते हुए। और जब आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन से 1 साल पूर्व तो आप बिल्कुल भारत में रहेंगे, 1 साल पूर्व आप बिल्कुल भारत में रहेंगे, और इन 14 सालों में 11 वर्ष का निवास आपका भारत में होना चाहिए था। ये 11 वर्ष की जो काल अवधि थी वो भी इन लोगों के मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए घटा दी गई और ये कर दी गई है 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो, यानी 11 वर्षों की अवधि भी यहाँ पर कम कर दी गई। कितनी कर दी गई? 5 वर्षों से कम हमारे यहाँ रह रहा हो और आवेदन करते वक्त वो पूर्व 1 साल से कंटिन्यू भारत में रहा हो, तो हम उसको अवैध प्रवासी नहीं मानेंगे। जो भी यहाँ पर अवैध प्रवासी के रूप में उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही होगी वो खत्म हो जाएगी और उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, कहां पर ये लागू नहीं होगा? तो किन क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा? इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अपवाद क्या है, कहां कहां ये लागू नहीं होगा? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 6 में जो क्षेत्र है, जैसे एटीएम 2 छठी अनुसूची के जो राज्य हैं, जिसको हम एटीएम 2 के नाम से जानते हैं, यानी यहां पर क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इन क्षेत्रों, इन राज्यों में जो आदिवासी क्षेत्र होंगे, आदिवासी क्षेत्रों में ये कानून लागू नहीं होगा। आदिवासी क्षेत्रों में, इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में ये कानून लागू नहीं होगा, ये कानून लागू नहीं होगा। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? तो असम में आप देखोगे तो कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है ना, मेघालय में चकमा गारो हिल्स का जो जोन है, गारो हिल्स वाला जो क्षेत्र है, मिजोरम में आप त्रिपुरा में आप देखोगे चकमा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो है ये जो है नहीं लागू होगा। मिजोरम में भी जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर जो है ये लागू नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं, इनर लाइन परमिट में जैसे अरुणाचल प्रदेश है ना, नागालैंड और
मिजोरम और मिजोरम, क्योंकि मणिपुर को इनर लाइन परमिट से हटा दिया गया था, शासन में ले लिया गया था, और उसी दिन ये बिल हमारे यहाँ पास हुआ, तो वहां पर ये लागू होगा। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इस जहां पर इनर लाइन परमिट लगती हो, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर है ना, अगर वहां पर इनर लाइन परमिट का मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहां पर आपको जाने के लिए वहां के राज्यपाल से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, गवर्नर ऑफिस से परमिशन, तब उन क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों में भी ये भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। तो ये है हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्लियर है बात? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ढेर सारी शुभकामनाओं, शुभाशीष के साथ आपसे विदा लूंगा। पढ़े भारत, बढ़े भारत। जय हिंद, जय भारत।